बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, आज अब्बास तैयब जी, जिन्हें छोटा गांधी भी कहते थे, उनकी 28वीं यौम वफ़ात है और उनके साथ साथ एक और शख्सियत थी दिल्ली की, जिन्हें पंडित गुलजार ज़ुत्शी कहते थे, उनकी भी यौम वफ़ात है। प्रोग्राम तो उसी के लिए था जो पहले से तय था, लेकिन अचानक ये तब्दीली की गई और मैं शुक्रगुज़ार हूँ रामिश साहब का, रऊफ़ रामिश साहब का, कि उन्होंने इजाज़त दे दी। कहाँ हैं रामिश साहब? रऊफ़ रामिश साहब। बहरहाल एक और शख्सियत इसके अंदर, जिन्होंने ये अब्बास तैयब जी एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया था, उनका नाम है परिपूर्णानंद पैनोली जी। वो मेंबर पार्लियामेंट थे, अब उनका भी इंतकाल हो गया। बहरहाल अल्लाह करी के रहमत करे। मैं इस शेर के साथ अपनी बात शुरू करता हूँ कि ऐसे भी मुसाफिर हैं खुद जिनके लिए सदियों राहें भी तरसती हैं, मंजिल भी तरसती है। ऐसी शख्सियात को आज हम लोग याद कर रहे हैं और इन शख्सियात ने मोहब्बतें जो हैं वो लुटाई हैं और इस मुल्क के लिए बड़े काम किए हैं। एक वाक़या, क्योंकि वक्त बहुत मुख्तसर है, हम लोग उसको तो जानते हैं सब लोग के भगत सिंह जी को सब लोग जानते हैं, लेकिन जब भगत सिंह जी का केस आया कोर्ट के अंदर, तो जो अब हालात हैं उस वक्त सख्त हालात थे, तो उनके लिए भी ये आया कि इनको फांसी दे दी जाए। तो एक अब्बास हैदर साहब थे सहारनपुर के जज, उनके पास ये केस आया। उन्होंने कहा, भाई ये एक पटाखा था, इससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, कोई आदमी इसके अंदर ज़ाय नहीं हुआ, तो इसमें फांसी नहीं दी जा सकती। तो उन्हें उस कोर्ट से बरतरफ कर दिया गया और ये सहारनपुर के थे हैदर साहब, उनकी जगह मुजफ्फरनगर के एक जज थे, उनका नाम जो है सर शादी लाल था। उनको ये जजमेंट दे दिया गया। उन्होंने हामी भर ली और उन्होंने फांसी की सज़ा दे दी और उनको फांसी हो गई। अब ये लोग जानते नहीं, सर शादी लाल को हम तो सर नहीं कहते, शादी लाल, उनको उस वक्त में बड़ी ज़मीनें मिली। आज भी उनकी फैमिली के पास शादी लाल गार्डन्स, शादी लाल मिल और एक रिफाइनरी, ये जो है 3 चीज़ें आज भी उनकी चलती हैं और जो भी मालूमात सबको होगी वो होगी। बहरहाल ऐसे लोग जिन्होंने मुल्क की आज़ादी के लिए काम किया, और उनको छोटे गांधी के नाम से, क्योंकि वो भी गुजरात के थे, उनको लोग जानते हैं। और उस वक्त का नारा था, खरा रुपया चांदी का, नाम अब तैयब गांधी का।
तो ये नारा उस वक्त निकला और लोग उसमें जुड़े। बहरहाल उसकी तफसील तो हमारे अनिल नौरिया साहब देंगे। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि वो बहरहाल बस आप सब लोग तशरीफ़ लाए, आपका इस्तकबाल करता हूँ, और ख़ास तौर से हमारे मेहमान ज़ी वक़ार जो हैं उनका कि महफ़िल में 4 चांद लगाने के बावजूद जब तक ना आप आए उजाला ना हो सका। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अब बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जैसा कि आप लोगों को उन्होंने अभी अब्बास तैयब जी छोटे गांधी के मुतालिक बताया, अब मैं उन पे एक अथॉरिटी अनिल नौरिया साहब से गुजारिश करता हूं, जो कि दिल्ली चैप्टर के प्रेसिडेंट हैं और इसके माहिर हैं। उनसे मैं दरख्वास्त करता हूं कि वो आएँ अपने ख्यालात के साथ। जी शुक्रिया। ये अब्बास तैयब जी साहब की बारे में जितना कहा जाए कम है, तो मैं ज़्यादा लंबा तो नहीं करना चाहता। बस आपको इतना बता दूं कि ये इनको कहते तो कुछ लोग छोटे गांधी थे, लेकिन ये गांधी जी से 17 साल बड़े थे। और इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ गुजरात कहा जाता था अपने ज़माने में। और ये बैरिस्ट्री करके आए थे बड़ौदा की जुडिशल सर्विस में। बड़ौदा प्रिंसली स्टेट थी उस वक्त, उसकी जुडिशल सर्विस में आए, चीफ जस्टिस बने, रिटायर हुए 1913 में। रिटायरमेंट में थे जब गांधी जी वापस आए साउथ अफ्रीका से। तो उसके बाद से वो खींचे चले गए गांधी जी की तरफ। गांधी जी के पहले सोशल कॉन्फ्रेंस हुई गोधरा में, एक पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस, सोशल कॉन्फ्रेंस 1917 में, उसमें अब्बास तैयब जी शरीक हुए। और जब 1919 में रॉयलेट लेजिस्लेशन अंग्रेज़ सरकार लाई, तो उसके ख़िलाफ़ जो आंदोलन चला उसमें अब्बास तैयब जी साहब की सपोर्ट उस आंदोलन को मिली। तब आपको याद है कि जलियांवाला बाग कांड हुआ अमृतसर में, और उस कांड के बाद मार्शल लॉ लगा पंजाब में और बहुत अत्याचार हुआ पूरे पंजाब में। गुजरांवाला में तो एयर बॉम्बिंग भी हुई, वहाँ खालसा कॉलेज था। गुजरांवाला के खालसा कॉलेज पे एयर बॉम्बिंग हुई 1919 में। तो ये जितने कांड हुए, इस सब की इंक्वायरी करने के लिए 2 कमेटी बनी। एक अंग्रेज़ सरकार की बनी और एक हमारे आज़ादी के आंदोलन की तरफ से बनी। जो हमारे आज़ादी के आंदोलन की तरफ से बनी, उसमें अब्बास तैयब जी साहब थे, और उसमें वो गांधी जी भी थे, CR दास भी थे, मोतीलाल नेहरू भी थे, और भी कई लोग थे। लेकिन उनका अब्बास तैयब जी साहब का पंजाब से रिश्ता उस कमेटी से बनता है। और शायद आप लोगों को मालूम ना हो कि जब 1919 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का इजलास अमृतसर में हुआ, दिसंबर 1919 में इजलास कांग्रेस का अमृतसर में हुआ, क्योंकि जलियांवाला बाग का और ये सब कांड हो चुके थे। तो दिसंबर में इजलास वहीं हुआ अमृतसर में, और उस इजलास के सदर थे मोतीलाल नेहरू। लेकिन जब कुछ एक दिन जब मोतीलाल नेहरू गैर हाजिर थे, तो उस इजलास की सदारत अब्बास तैयब जी साहब ने करी थी। तो 1919 का जो इजलास अमृतसर में हुआ,
कांग्रेस का, उसकी सदारत अब्बास तैयब जी साहब ने एक दिन करी थी मोतीलाल नेहरू की गैर हाजिरी में। और सन 21 के नॉन कोऑपरेशन का जो आंदोलन हुआ वो तो उसके बारे में आपको पता ही है। पंजाब से लोग गए, केरला तक गए थे वाइकॉम सत्याग्रह में हिस्सा लेने के लिए। पंजाब से लोग गए थे, वहाँ लंगर लगाया था। वो बहुत बड़ी एक कहानी है हिंदुस्तान की, आज भी लोग उसको याद रखते हैं। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में अब्बास तैयब जी साहब का बहुत बड़ा रोल था। और किसान आंदोलन जितने चले, तो मैं कह रहा था कि नॉन कोऑपरेशन की मूवमेंट में बहुत बड़ा रोल अब्बास तैयब जी साहब का था। बल्कि नॉन कोऑपरेशन का रेजोल्यूशन कांग्रेस ने पास जब तक नहीं भी किया था, तब तक गुजरात की पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस जिसकी सदारत अब्बास तैयब जी साहब ने अगस्त 1920 में करी, उसने नॉन कोऑपरेशन का रेजोल्यूशन पास कर दिया। कांग्रेस ने बाद में किया सितंबर में। तो अब्बास तैयब जी साहब का हमारे आज़ादी के आंदोलन में बहुत बड़ा रोल है। गांधी जी के बहुत करीब थे। जितने किसान आंदोलन चले हिंदुस्तान में, बड़े बड़े किसान आंदोलन चले। गुजरात में खेड़ा का आंदोलन चला। खेड़ा बड़ौदा, अब्बास तैयब जी साहब बड़ौदा के ही थे। कैम्बे खम्बाट जिसको कहते हैं, वो आनंद ज़िले में ही पड़ता है, वहीं खेड़ा है। खेड़ा का जो आंदोलन किसानों का हुआ, फिर बारदोली में हुआ, इस सब में अब्बास तैयब जी साहब की बहुत शिरकत हुई। और उनकी पूरी फैमिली की, और उनकी वाइफ अमीना, कुछ चिट्ठियाँ, एक चिट्ठी तो उनकी वाइफ अमीना की तरफ से हिंदुस्तान की महिलाओं की तरफ से अमीना तैयब जी के सिग्नेचर पे गई वाइसरॉय को। तो 1930 का जो आंदोलन चला सिविल डिसोबीडियंस का, उसमें वो उसका जिक्र जो फारूक साहब ने किया, जो स्लोगन चलता था कि खरा रुपया चांदी का, राज तैयब गांधी का, उसमें अब्बास तैयब जी साहब की अरेस्ट भी हुई। और उसका एक फेमस ये बात है कि जब पहले 5 मई को गांधी जी की अरेस्ट हुई, उसके बाद गांधी जी ने पूरे आंदोलन की बागडोर अब्बास तैयब जी साहब को सौंपी। तो अब्बास तैयब जी साहब ने पूरा नेशनल मूवमेंट लीड किया। और धरासना में जो फेमस एक नमक सत्याग्रह का जो एक सॉल्ट पैंस पे जो रेड हुआ था धरासना में, वो अब्बास तैयब जी साहब ने शुरुआत उसकी करी थी। और वो रेड का एक मैं आपको उसकी न्यूज़ आइटम पढ़ के सुनाता हूँ कि मिस्टर अब्बास तैयब जी and all his 59 volunteers were arrested in the morning. This is 12 मई की खबर है, 12 मई को 12 मई का है 1930, that Mr. Abbas Tayyab ji and all his 59 volunteers were arrested in the morning while starting on their march to raid the salt depot at Dharasna. और उनको सज़ा हुई 6 महीने की रिगरस इम्प्रिजनमेंट। ये सोचिए कि जो आदमी 80 साल के करीब है, उनकी पैदाइश 1854 की थी, 1 फरवरी, उनको रिगरस इम्प्रिजनमेंट 1930 के आंदोलन में हुई थी। ये अब्बास तैयब जी का साहब की तो ये एक जब से वो आज़ादी के आंदोलन में आए तब से कई यातनाएं उन्होंने सही भी थी। खादी को वो एक बैलगाड़ी पे बैठ के पूरे गुजरात में
मई जून इसी महीने में बहुत गर्मी पड़ती है, इन्हीं दिनों 1928 में वो बैलगाड़ी पे चढ़ के खादी का प्रचार कर रहे थे। तो वो पूरा पॉलिटिकल आंदोलन, सोशल आंदोलन, एंटी अनटचेबिलिटी का आंदोलन और कंस्ट्रक्टिव वर्क, खादी वगैरह, इस सब में वो शरीक थे। और उनका पूरा परिवार, उनकी डॉटर रेहाना, वो उर्दू और हिंदुस्तानी में उनका बहुत काम है। हिंदुस्तानी की मूवमेंट ये थी कि हमारी राष्ट्रभाषा ये हो कि वो बोलचाल की भाषा हो और वो उर्दू के स्क्रिप्ट में, यानी कि पर्शियन स्क्रिप्ट में भी लिखी जाए और देवनागरी के स्क्रिप्ट में भी लिखी जाए, 2 स्क्रिप्ट में लिखी जाए। ये फैसला कानपुर की कांग्रेस में 1925 में हुआ था। और उस आंदोलन में अब्बास तैयब जी की डॉटर रेहाना बड़ी एक्टिव थी। तो ये सब जितने एस्पेक्ट्स थे हमारे आज़ादी के आंदोलन के, उसमें ये अब्बास तैयब जी साहब और उनका पूरा परिवार शरीक था। और बाद में जाके वो उत्तराखंड में देहरादून मसूरी में उनका जाया करते थे। उनका एक वहाँ घर था, वहीं उनका इंतकाल हुआ 9 जून के दिन, यानी कि आज 8 जून है, हम उनकी बरसी मना रहे हैं। यही मौका था कि 1936 में अब्बास तैयब जी साहब का इंतकाल हुआ। तो बस इतने मोटे तौर पर यही बातें आपको बतानी थी कि ये एक ऐसी शख्सियत है जिससे ये एक सिंबल है इस चीज़ के कि हमारे आज़ादी के आंदोलन में सब कौमों की शिरकत थी। और उनकी वाइफ भी एक्टिव थी, कंस्ट्रक्टिव वर्क। आज भी बड़ौदा में उनके नाम से एक स्कूल चलता है और हम लोग जाने वाले हैं इसी महीने के आखिरी हफ्ते में वहाँ। और कैम्बे, वहाँ से डेढ़ घंटे का रास्ता है कैम्बे, तो वहाँ उनकी पैदाइश हुई थी। गल्फ़ ऑफ कैम्बे आपने सुना होगा, गल्फ़ ऑफ कैम्बे, खम्बाट जिसको कहते हैं, तो वहाँ उनकी पैदाइश हुई थी। कैम्बे एक बड़ा मशहूर हिंदुस्तान का पोर्ट हुआ करता था, जिसका इब्न बटूटा ने भी जिक्र किया है और मार्को पोलो ने भी जिक्र किया है। अब तो उसका इतना वेल नोन नहीं है, पर वहाँ उनकी पैदाइश हुई थी। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल नौरिया जी, क्योंकि आप इस पे बहुत अथॉरिटी हैं, अब्बास तैयब जी पे आप मुझे दें। उनकी साहबजादी जिनका उनका जिक्र कर रहे हैं, रेहाना तैयब जी, वो हिंदुस्तानी प्रचार सभा जो बॉम्बे में, उनसे मुलाकात मेरी रही इत्तेफाक से बॉम्बे में। हमारे पीर भाई रेहाना तैयब जी। बहरहाल अभी जैसा कि उन्होंने बताया, दरो दीवार की रौनक तो सभी ने देखी, हम तो बुनियाद का पत्थर हैं, हमें देखे कौन। हमारी आज़ादी की तहरीक में ऐसे बहुत से बुनियाद के पत्थर, और गुजरात से लेके पंजाब तक आज हम लोग, हमारे दरमियान धर्म सिंह निहंग जी हैं, उनका मैं बहुत इस्तकबाल करता हूं। और मैं जानता हूं, आप सब जानते हैं कि पंजाब के इस तहरीक में आज़ादी का जो रोल रहा है, और अब्बास तैयब जी के लिए आज वो हाजिर हुए। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें वहीं पे। शुक्रगुजार भी हूँ कि उन्होंने एक ऐसा कार्यक्रम
अंजाम दे रहे हैं उस टाइम में दे रहे हैं जबकि इसकी बहुत जरूरत थी। क्या है, मुझे आपने आज़ादी कहाँ कैसे आई, कितनी उसमें शहादत दी गई, उनकी बातें की हैं। मैं आपकी बात करूँगा कि इतनी मुश्किल से मिली हुई आज़ादी को आज जो खतरा है उसके लिए हम आ गया, उसके लिए हम क्या करना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमें इस पर फोकस रहना चाहिए। आजादी को छीना जा रहा है, जो आजादी के खिलाफ थे, जो आजादी के लिए लड़े और आजादी हासिल की, उनसे छीन रहे हैं आजादी, उनको अपने गुलाम बना रहे हैं, बनाने की सोच रहे हैं। बड़ा तो सकते नहीं, लेकिन सोच कोई भी कर सकता है। सोच रहे थे कि भारत में जो रहेगा वो हिंदू कहलाएगा, गुलामी का प्रतीक है। वैसे हिंदू शब्द ही गुलामी का प्रतीक है। हिंदू किसी शास्त्र ग्रंथ में लफ्ज ही नहीं, गुलाम का नाम हिंदू है, गुलाम है। जब हिंदू कहलाए जब भी गुलाम हुए, पहले तो कहाँ हिंदू शब्द, जिन्होंने हमें गुलाम किया उन्होंने हमें हिंदू का शब्द दिया, और फिर अंग्रेजा उन्होंने इंडियन का शब्द दिया गुलाम। और ये कहा उन्होंने भी हमें अच्छा नहीं किया। आज हमें अपना जो धर्म है इसको हमने भूल गए थे, गुसार गए थे, तो हमारी दुर्गति हुई। हिंदू का मतलब ही है जिसने धर्म को छोड़ दिया हो। धर्म भ्रष्ट दिशाहीन हो गया हो धर्म से, जो असली खुदा है उसे छोड़ के मूर्ति पूज को आंखों से नजर आने वाले को खुदा मान लिया, जबकि खुदा को दिखाई नहीं देता। खुदा कभी विजिबल होता ही नहीं, भगवान विजिबल नहीं होता। जब आप उसे विजिबल मानते हैं तो हमने एक नकली खुदा बना दिया। आजादी की तहरीक पे थोड़ा सा आजादी और गुलामी वही बात है। धर्म के बगैर गुलामी है, धर्म के बगैर एकता नहीं है। जहां एकता नहीं वहां गुलामी है। जिस मुल्क में जिस घर में एकता चली गई वो घर आज भी गुलाम है, कल भी गुलाम है। जिन जिन धर्मों ने राज किया उनमें एकता थी, एकता हुई। जब एकता आती है, एकता में शक्ति होती है, तो एकता में ना किसी को, एकता वो चीज है ना किसी को दबा के रखता है ना किसी से वो दबता है। बराबर के रिश्ते होते हैं एकता में। यही धर्म है। धर्म क्या कहता है कि सभी हम खुदा के औलाद हैं, एक तो बराबर हैं। जब इसको नहीं मानते, जब मसला पैदा होता है जाति गुलामी का। अगर इसे मानेंगे तो हम किसी को ना गुलाम बनाएंगे ना किसी को गुलाम बनेंगे। अगर आजादी बचानी है तो अपने धर्म पे आना होगा। करप्शन धर्म से गिरकर होती है। स्वार्थ को अगर हम तिलांजलि देंगे तो आजादी बचेगी। स्वार्थ को तिलांजलि नहीं देंगे गुलाम फिर हो जाएंगे।
एक दूसरे के गुलाम है, हम में से डिक्टेटर हो जाता है, पर कोई बाहर से तो आता नहीं। जब आदमी के दिमाग में ये बात आती है कि मैं डिक्टेटर हो जाऊं तो बाकी को गुलाम समझता है, और क्या होता है? गुलामी हमें से होता है गुलाम। वो कब होता है? जब हमारी एकता भंग कर देता है। हमारी एकता जब भंग होती है, हम खुद भी सारे स्वार्थी हो जाते हैं, धर्म को तिलांजलि दे देते हैं, छोड़ देते हैं। तो कम से कम गरीब को धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। रूलर तो धर्म छोड़ेगा, जो जिन पे रूल हो रहा है, अगर जब तक वो एक हैं उन्हें कोई गुलाम नहीं बना सकता। आज वही वक्त है, आज एकता थी, अगर एक जगह जैसे वोट पड़ गए तो आज हालत ये है कि जिनके दिमाग में था कि अब हमें कोई हरा नहीं सकता, हम गुलाम करेंगे सबको, उनके सपने नहीं चकनाचूर हो। तो एकता होनी, प्रेम होना जरूरी है। कल कोई शक्तिशाली अगर हो जाए हम, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों को हम गुलाम बनाएं, ये तो पाप है। हम सबका भला करें, भले अपना काम भला हो, भले अपना काम भला हो, लेकिन दूसरे का ज्यादा करें, ये धर्म है। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कही आपने धर्म सिंह जी, धर्म के बारे में भी ये सारी अच्छी बातें आपने कही। बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयसर नहीं इंसान। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं है, इंसान होना चाहिए, बहुत जरूरी है। अब मैं आज के हमारे चीफ गेस्ट ख्वाजा शाहिद साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आए, अब्बास तैयब जी के बारे में अपने ख्यालात का इज़हार करें। डॉक्टर फारूक साहब, नूरिया साहब मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। आज मैं कम से कम 20-25 साल बाद उससे मेरी भेंट हो रही है यहाँ पर ज़्यादा। और दूसरे मंच पर बैठे हुए सम्मानित लोग और सामने बैठे हुए जितने भी हमारे सामीन हैं, नाज़रीन हैं, सबको मेरा सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया और नूरिया साहब ने बताया, हम आज जमा हुए हैं अब्बास तैयब जी साहब को अपना शरह अक़ीदत पेश करने, उनकी खिदमत को याद करने, आज़ादी की जंग में उनकी क्या रोल रहा है और कितना बड़ा रोल रहा है, उसका दोबारा आयादा करने, रिइटरेट करने के लिए हम सब यहाँ जमा हुए हैं। मैं नूरिया साहब का आभारी हूँ कि उन्होंने बड़े छोटे कम शब्दों में अब्बास तैयब जी के बारे में हम सबको बताया। मेरा तो ताल्लुक अलीगढ़ से है और सर तैयब जी का ताल्लुक जो अलीगढ़ से है, मैं उस ताल्लुक से उनको फिर याद करूँगा। प्रोफेसर इरफान हबीब साहब की वो नाना होते थे, उनकी बेटी प्रोफेसर हबीब साहब की बीवी थी और अलीगढ़ में रहती थी और अलीगढ़ में उनकी सारी ज़िंदगी गुजरी है। हम लोगों ने अलीगढ़ में पढ़ा है, हमको देखा है, सब बातें सुनी है, हमको देखा है, सुना है। और इरफान हबीब साहब के घर भी हम जाया करते थे, उनसे मुलाकात होती थी। हबीब साहब ने तो मुझे पढ़ाया भी, उनके वालिद साहब ने। तो अब्बास तैयब जी की फैमिली का अलीगढ़ से इरफान हबीब साहब से ताल्लुक़ रहा है। उसके असरात हम लोगों ने अलीगढ़ में भी देखे हैं, महसूस किए हैं। उसी परिवार के एक दूसरे शख्स बदरुद्दीन तैयब जी, जो कांग्रेस के शायद दूसरे, तीसरे या चौथे प्रेसिडेंट हैं, और उनके ग्रैंड सन तैयब जी हमारे वाइस चांसलर भी रहे। बदरुद्दीन तैयब जी अलीगढ़ के वाइस चांसलर भी रहे, ICS के बड़े अफसर थे, हमारे वाइस चांसलर है और आज तक हम लोग उनको याद करते हैं। तो अलीगढ़ से उस फैमिली का जो गहरा ताल्लुक रहा है, वो उस ताल्लुक से मैं आज यहाँ हाजिर भी हो गया और डॉक्टर साहब का हुक्म भी था। और वैसे भी ये ऐसी शख्सियत है जिसके बारे में नूरिया साहब ने कहा, डॉक्टर साहब ने कहा कि छोटे गांधी द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ गुजरात का कहा जाता था। मान्यवर में जो बात कही गई उनके बारे में, उसके में तो मैं कोई इजाफा नहीं कर सकता।
लेकिन उनकी ज़िंदगी से ये बात हम सबको बड़ी जोर शोर से सामने आती है, जैसे कहते हैं लाउड एंड क्लियर वॉइस समय सामने आती है, वो है कि वो जो वैल्यूज हमारे जंग आज़ादी की होती थी, जो जिसका भी हमारे सरदार साहब ने जिक्र किया, प्यार, भावना, धर्म, एक दूसरे का ख्याल करना, एकता, वो सब हमारे अब्बास तैयब जी उसी के प्रतीक थे। वो सारी चीज़ें उनमें जैसे कहते हैं पर्सोनिफाइड थी। वो चीज़ें हम आज के अगर आपके समाज से कम पा रहे हैं तो दुख होता है। एक चीज़ देखिए, आपने बताया, आप सब जानते होंगे इस हॉल में बैठे हुए लोग कि हमारे जिनके आज जिक्र हम कर रहे हैं अब्बास तैयब जी चीफ जस्टिस रहे बड़ौदा स्टेट के, बड़े बड़े खानदान के थे, ऐसे खानदान के थे जिनकी बड़ी तजारत थी, बड़ा काम था, बड़ा नाम था, इज्जत थी, मान थी, दौलत थी, ओहदा था। और उनके भांजे हैं सालिम अली, उनके भतीजे हैं भांजे सालिम अली, भांजे उनकी किताब है फॉल ऑफ स्पैरो। फॉल ऑफ स्पैरो में उन्होंने बर्ड वॉचर सही है, उसके उनको बड़ा सम्मान हुआ है। उनके भतीजे या भांजे हैं, नेफ्यू अंग्रेजी में कहते हैं। उन्होंने अपनी किताब में अब्बास तैयब जी का भी जिक्र किया है और खानदान का भी जिक्र किया है। सालिम अली साहब ने, सालिम अली इंस्टीट्यूट भी है बॉम्बे में, बड़ा इंस्टीट्यूट भी है। उस फैमिली का बड़ा इस देश के लिए बड़ा सैक्रिफाइसेस है, बड़ी खिदमत है उस फैमिली की। अगर आप गिनते चले जाएंगे उनकी बेटी की, बीवी की, खानदान की। तो सालिम अली साहब ने उनके बारे में जो लिखा है, उनका जो पहला फेज था वो एक अंग्रेजियत का फेज था। अंग्रेजी सूट पहन रहे हैं, आयरलैंड के कपड़े आ रहे हैं, बड़े खानदान के हैं, चीफ जस्टिस हैं। और वो जैसा कि उन्होंने खुद लिखा है कि गांधी जी की जो अवामी तहरीक थी उससे बहुत ज्यादा मुतासिर नहीं थे। और जब 1917 का आपने जिक्र किया, जो बोधना में कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें वो गांधी जी से मिले, और उसके बाद जब जलियांवाला बाग की उस कमेटी में वो गए और उन्होंने वहां के चश्मदीद बयान सुने और देखा, तो फिर जो परिवर्तन हुआ, गांधीवाद बने, वो नॉन वायलेंस के लंबरदार बने, खाकर करना शुरू कर दी, यात्राएं करी, ये थर्ड क्लास के जेल में सफर करते थे, आश्रमों में ठहरते थे, धर्मशालाओं में ठहरते थे, जमीनों पर सोते थे। ये जो परिवर्तन था, त्याग का, सेक्रीफाइस का, ये पूरी हमारी आजादी की लड़ाई की पूरी कहानी यही है। पूरी कहानी यही है। चाहे आप महात्मा गांधी को देख लीजिए, चाहे आप सरदार वल्लभ भाई पटेल को देख लीजिए। सरदार पटेल के बारे में जैसे पढ़ा होगा, सुना होगा, तो जब महात्मा गांधी वहां पहुंचे थे तो क्लब में बैठे हुए थे सरदार पटेल जो नहीं थे, वल्लभ भाई पटेल थे, क्लब में बैठे थे और उन्हें ताश खेल रहे थे और वो गांधी जी के प्रोग्राम में जाने को उन्होंने इनकार कर दिया। बड़े वकील थे अपने वक्त में, लेकिन जब गांधीवादी हुए, परिवर्तन हुआ, सब सेक्रीफाइस सारा। यही तैयब जी की बेटी लिखती हैं, हमारे प्रोफेसर हबीब साहब की बेगम साहबा ने कहीं जिक्र किया कि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, सिविल रिवॉल्यूशन मूवमेंट में ये हुआ कि सारे अंग्रेजी कपड़े जला देने हैं, तो लिखती है कि हमारे घर के वो तमाम कपड़े, पर्दे जो लेनिन के थे, आयरलैंड से आए हुए थे, बेडशीट थी, बेड कवर थे, फादर के चुगा थे, सब गाड़ी में उसमें बैलगाड़ी में रख के भेज दिए गए आग को, अग्नि को देने के लिए। वो परिवर्तन था, वो सेक्रीफाइस थी। ये पर्सनल सेक्रीफाइसेज जो हमारे नेताओं की थी, ये पर्सनल सेक्रीफाइसेज हमारे सोशल लाइफ में थी और हमारी पॉलिटिकल लाइफ में थी और हमारी फ्रीडम मूवमेंट की इतिहास में थी। उसी को हम लोग तरसते आए, इसीलिए लोगों को याद करते हैं कि ये शख्सियतें जो हमारे बीच में आई, ऐसे वक्त में आई जबकि अंग्रेजों का राज था। जैसे कि आपने कहा रॉलेट एक्ट आया, प्रेस की आज़ादी पे कंट्रोल लग गया, जलियांवाला बाग हुआ, हजारों लोग मारे गए, वो दौर था। उस दौर में लोगों ने आवाजें उठाई और सेक्रीफाइस किए, संघर्ष किया। तो संघर्ष की, बलिदान की जो कहानी हमारे फ्रीडम मूवमेंट की है, तो अब्बास तैयब जी उसके प्रतीक हमें दिखाई देते हैं। और वही नहीं, पंडित नेहरू को देख लीजिए, महात्मा गांधी को देख लीजिए, सरदार पटेल को देख लीजिए, ये उसी में सब दिखाई देते हैं अपने करके। मैं अगले प्रोग्राम में है, बहुत बातें जहन में आती हैं, लेकिन अगर आप इजाजत दें तो महात्मा गांधी का हरिजन में से एक मैं कोटेशन आपको पढ़ के सुना दूंगा आपको, और उसके बाद अपनी बात खत्म कर देता हूँ। उससे आपको पूरा अंदाजा होगा। तो उन्होंने जब उनकी डेथ हुई तो हरिजन में उन्होंने एक मजमून लिखा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ गुजरात, वो मजमून लिखा उन्होंने। उसका एक कोटेशन मैंने कहीं से पढ़ा, तो मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ।
गांधी जी देखते हैं ये सब चीजें तैयब जी ने शुरू करी रिटायरमेंट के बाद। रिटायरमेंट तक तो वो चीफ जस्टिस रहे और मतलब 70s की जब में आए, 60s में आए, 70s में आए, तो ये सारे सेक्रीफाइसेज और सारे तमाम चीजें उस एज में 70s और 80s में आए, उस ओल्ड एज में करके। तो गांधी जी देखते हैं एट हिज एज एंड फॉर वन हु हैड नेवर नोन हार्डशिप्स, द वन हु हैड नेवर नोन हार्डशिप्स ऑफ लाइफ, इट वाज अ जोक टू सफर इम्प्रिजमेंट। ये उसके लिए इतना मुश्किल था कि उसको जेल जाना, जैसे जिंदगी में कभी कठिनाई देखी नहीं, और जो हमेशा उसमें जिंदगी में रहा वो उतनी स्टेज में जाकर अपने इसका आपने जिक्र किया। बट हिज फेथ कॉन्कर्ड एवरी ऑब्स्टेकल, जो उनकी ईमान था, जो उनका विश्वास था, उसने सब मुश्किलों को कॉन्कर कर दिया। ही वॉज अ रियल सर्वेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। ही बिलीव्ड इन गॉड एट दरिद्रा नारायण। He believed that God was to be found in humblest cottages. God is to be found humblest cottages. सबसे गरीब के घर में जो है वहां आपको भगवान मिलेगा अपने घर के। And among the depressed of the earth, जो सबसे डिप्रेस दुनिया में लोग हैं उनके आपको भगवान मिलेगा। Abbas Mian is not dead. Abbas Mian is not dead. Though his body rests in a grave, his life is an inspiration for all of us. That is the message I think. तो दोस्तों कहना तो बहुत था, लेकिन मैं समझा गांधी जी का ये जुमला हम सबको उनके बारे में एक पिक्चर देगा। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है, वरना खाजा साहब से हम और बात को सुन सकते थे। जहां बानी से है दुश्वार इतर कारे जहां बीनी, जिगर को हो तो चश्मे दिल में होती है नजर पैदा। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पिरोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो एक ऐसे दीदावर के लिए हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। आप तमाम लोग, हमारे तमाम मेहमानान और हमारे तमाम हाजरीन, मैं आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत इस्तकबाल भी करता हूँ, शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और अब मैं शुक्रिया के लिए हमारे डॉक्टर अफजल हक साहब से कहता हूँ आपकी मदद का शुक्रिया अदा। अस्सलाम वालेकुम। मैं सभी नमस्ते सभी मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जो स्टेज पे बैठे हुए मेहमान हैं, हमारे चीफ गेस्ट हैं, और उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से तैयब जी के बारे में बताया, और आपका तहे दिल से शुक्रिया कि इतनी दूर से आप आए हैं। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, मेरा सबसे अच्छा जो बेस्ट फ्रेंड है वो एक सरदार है, और मुझे दुख ये है कि लास्ट वीक वो कनाडा चला गया। वो यहीं 1 महीने की छुट्टी आया हुआ था। अगर आज वो यहाँ होता तो कितनी खुशी होती जी। और एक चीज और मैं ऐड करना चाहता हूँ कि ये हमारा दूसरा इवेंट है 4 महीने के अंदर। 4 महीने पहले हमने तैयब जी की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया था इसी जगह पर। तो ये शो करता है कि तैयब जी कितने इंपॉर्टेंट हैं, उनकी क्या अहमियत है। और इस जगह पे जहां हम बैठे हैं, इसमें एजुकेशनल, कल्चरल और एजुकेशन और सोशल इवेंट्स पूरे साल चलते रहते हैं, और कई सालों से चल रहे हैं। और इसका क्रेडिट जो जाता है वो डॉक्टर सैयद फारूक साहब को जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल।